हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। देखिए, ये हमारे ज्योग्राफी कोर्स की तीसरी क्लास है और इसे आप लास्ट तक देखिए और आपको अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ग्लोब पर हम दो प्रकार की रेखाएं खींची हुई पाते हैं। एक इस प्रकार की रेखाएं खींची होती हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इस प्रकार की रेखाएं खींची होती हैं जिन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम पढ़ें उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इन रेखाओं की इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर ये काल्पनिक रेखाएं क्यों बनाई गई। देखिए, इसके पहले हमें अतीत में जाना पड़ेगा। अतीत का मतलब हम देखेंगे कि पहले लोग कैसे किस प्रकार की यात्राएं करते थे। देखिए, पुराने समय में जो लोग होते थे वो एक स्थान के दूसरे स्थान की यात्राएं अक्सर लैंड्स के माध्यम से किया करते थे, ज़मीन के माध्यम से किया करते थे। ज़मीन के माध्यम से जब वे यात्राएं करते थे तो उन्हें कुछ पर्टिकुलर मार्गों को ही फॉलो किया करते थे और उन्हीं के रास्ते होते हुए वे एक स्थान दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाया करते थे। देखिए, ज़मीन पर लैंडमार्क्स बहुत आसान होते हैं। हमें अगर एक स्थान दूसरे स्थान जाना है ज़मीन के माध्यम से तो हमें पता रहता है कि कौन सा स्थान आने वाला है, कौन सा स्थान निकल गया है, किस स्थान से होकर हम गुजर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कि समुद्र के बारे में और हम हवा आकाश के बारे में, तो वहाँ पे हमारे इस तरह के कोई लैंडमार्क्स नहीं होते। क्योंकि अगर हम हवा की बात करेंगे, जैसे कि आजकल बहुत सारे जो यात्राएं हैं हवाई जहाज़ों और एयरफोर्स है हमारी, इस जो होती हैं जो हवा के माध्यम से यात्राएं करती हैं, एक स्थान दूसरे पहुंचती हैं, तो वे वहाँ पे किस प्रकार से इन लैंडमार्क्स देखेंगे, किस प्रकार से पता चलेगा उन्हें कि हम किस स्थान के ऊपर से निकल रहे हैं, कौन स्थान आया, कब दिल्ली आया, कब गुजरात आया, कब क्या निकल गया। हमें इस पर कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि जब हम हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हमें सिर्फ बादल ही बादल दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, और हमें ज़मीन नहीं दिखाई पड़ती। उसी प्रकार जब उस समय जब हम पानी की बात करते हैं, समुद्र के माध्यम से जब यात्राएं करते हैं, तो समुद्र में भी हमें कोई लैंडमार्क्स नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ भी सब चारों तरफ से पानी ही पानी होता है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर पायलट और जो समुद्र में यात्राएं करते हैं वे कैसे चलते हैं, पायलट कैसे प्लेन उड़ाता है और समुद्र में कैसे जहाज़ चलते हैं। तो उसके लिए ये है कि उन्हें 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 सिर्फ तीन चीज़ें दी जाती हैं। उन्हें उन्हें बताया जाता है कि आपको इतने डिग्री या तो ईस्ट में जाना है या इतने डिग्री आपको वेस्ट में जाना है। दूसरा, उनको बताया जाता है कि आपको इतने डिग्री नॉर्थ में या इतने डिग्री आपको साउथ में जाना है। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। और तीसरा, उन्हें ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड बताया जाता है। जो इस प्रकार से ये तीन चीज़ों के सहारे ही पायलट्स जो होते हैं वो एक स्थान दूसरे स्थान की यात्राएं तय करते हैं। उनको बता दिया जाता है कि आपको इन कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और वे इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के सहारे अपने विमान को उड़ाते हैं, और जो समुद्र के जहाज़ होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ही फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा जो इस प्रकार की जो भर्तियाँ आती हैं, जैसे नेवी में, एयरफोर्स में, तो इनमें ज़्यादातर मैथमेटिक्स की डिमांड इसीलिए होती है क्योंकि जिसकी मैथमेटिक्स तगड़ी होगी वही इन कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर सकेगा और उसी हिसाब से वो जल्दी डिसीजन ले सकेगा। आप कहेंगे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये कोऑर्डिनेट्स तो समझ में आ गए, लेकिन एल्टीट्यूड से क्या मतलब है। क्या एल्टीट्यूड, जैसे मान लो यहाँ के इंडियन ओशंस का हम ले लेंगे, इंडियन ओशन से हमारी इतनी ऊंचाई है, किसी स्थान इतना ऊंचा है, तो क्या जरूरी कि सभी ओशन से बिल्कुल ऊंचा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर दुनिया का हर एक समुद्र वो एक दूसरे समुद्र से किसी न तरीके से जुड़ा हुआ है। जैसे ये अटलांटिक ओशन यहाँ से पैसिफिक ओशन के द्वारा जुड़ा, यहाँ पनामा स्ट्रेट के द्वारा जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार इंडियन ओशन ये साउथ अटलांटिक ओशन से इस प्रकार जुड़ा हुआ है। और सारे समुद्र इस प्रकार से सारे समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे ये यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियन सी लाल सागर से होकर, सुएज कैनाल से, भूमध्य सागर से होकर, जिब्राल्टर जनसमुद्र के द्वारा अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे जो सी हैं जो एक दूसरे सी से मिलते ही नहीं हैं, उन्हें हम लेक उन्हें ओशन कंसीडर ही नहीं करते हैं, उन्हें हम लेक डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमारा कैस्पियन सागर है और जो हमारा बाल्टिक सागर, वो दोनों आकार में लगभग बराबर ही हैं, लेकिन चूंकि कैस्पियन सागर लैंडलॉक है इसलिए हम उसको सागर ना करके उसे हम लेक कंसीडर करते हैं। तो पुराने समय में भी लोग पहले लैंड के माध्यम से बहुत आसानी से एक दिन व्यापार करते थे, एक स्थान दूसरे स्थान जाया करते थे। उन्हीं में जो यूरोपीस थे वो भारत से मसालों का व्यापार और सूती वस्त्र, इस प्रकार के व्यापार के लिए भारत क्रमशः आया करते थे। तो ये जो रास्ता फॉलो करते थे, इनका जो रास्ता था वो यहाँ से होता हुआ, और यहाँ पे जो हमारा तुर्की था, ये तुर्की का एक शहर था जो यूरोप को और एशिया से जोड़ता था, जिसे कुस्तुनतुनिया कहते थे। इसके माध्यम से ये यहाँ पे आते थे, फिर सेंट्रल एशिया, और यहाँ पे चाइना का सिल्क रूट जाता था और इंडिया वाले यहाँ से निकल कर सेंट्रल एशिया पहुँच अपना सामान व्यापार करते थे। तो जो यूरोप वाले थे इस रास्ते को फॉलो किया करते थे। लेकिन जब ऑटोमन अम्पायर ने इस स्थान पर कब्जा कर लिया,
यहाँ पे यूरोप के तुर्की के कुस्तुनिया शहर पर यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो यूरोप वालों को भारत आने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने उसके लिए जल मार्गों का चुना, लेकिन जल मार्गों के चुनने में एक समस्या यह थी कि जल मार्गों में आसपास सिर्फ पानी से पानी होता था, वहाँ पे कोई लैंडमार्क ना होने की वजह से कई बार ये रास्ता भटक जाया करते थे। तो पता चला 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने वे समुद्र में ही घूम रहे हैं। पता चला उन्हें जाना इंडिया था, लेकिन वो पहुँच कहीं और गए। देखिए, जो जितनी भी खोजें हुई हैं, वो जो नए कॉन्टिनेंट खोजे गए वो दरअसल इंडिया के रेस्पेक्ट में ही खोजे गए। अगर हम ध्यान से देखें तो यूरोपियंस ने इंडिया की खोज करने के चक्कर में अमेरिका की ही खोज कर ली थी। अगर आपको ना पता हो तो यूरोपियंस जब आते थे तो इंडिया की तरफ, तो उन्हें इतना पता था कि इंडिया जो है हमारी तरफ से ये ईस्ट दिशा में पड़ता है, ईस्ट दिशा में पड़ता था। उन्हें ये पता था कि जो धरती है वही वो गोल है, तो उनके हिसाब से अगर वो इस दिशा में यात्रा करना शुरू करें, चलना शुरू करें, तो घूम के वे धीरे धीरे करके वे इधर ही आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब उन्होंने इस तरफ यात्रा की तो यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट पड़ा जिसे जो नॉर्थ अमेरिका आज के समय में है। लेकिन वो जब यूरोप वाले यहाँ पहुँचे तो उन्हें पता ही नहीं चला कि ये कौन है। उन्हें लगा कि ये हम इंडिया पहुँच गए यहाँ पे, तो वे बहुत खुश हुए। और यहाँ के लोग भी उन्होंने देखा तो उन्हें रेड इंडियंस के नाम से कहा। तो यही वो वास्को डी गामा कोलंबस था जिसने अमेरिका की खोज की। दरअसल अमेरिका की खोज ना होकर अगर देखा जाए सही वे में, तो उन्होंने इंडिया की खोज में अमेरिका की खोज कर डाली। तो वे इस प्रकार से फिर उन्होंने दूसरे रास्तों को फॉलो किया, तो वे नीचे होकर आना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहले जो आया था वो वास्को डी गामा आया था। वो साउथ अफ्रीका क्रॉस करते हुए यहाँ से इंडिया आया था। तो देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार से लोग ये समुद्र की यात्राएं करते थे, लेकिन इसमें सभी लोग सक्सेस नहीं होते थे। अक्सर लोग इन्हीं समुद्र के रास्ते में भटक जाया करते थे और वे इसी में घूम जाया करते थे, वो पता ही नहीं चलता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो उस समय के जो विकसित देश थे, उन्होंने ये डिसीजन किया कि देखिए, हमें कुछ ऐसे लैंडमार्क सेट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे लैंडमार्क्स बनाने पड़े जिनके माध्यम से हम आराम से पूरे देश की या पूरे संसार की यात्राएं कर सकें। इसके लिए फिर उन्होंने लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में सभी विकसित देशों को बुलाया और वहाँ पे ये डिस्कशन किया कि देखिए, धरती को हम किस प्रकार से बांटें कि हमारे लिए जो यात्राएं करना हो वो बहुत ही आसान हो। हम किसी को अगर बता दें कि आप यहाँ से इस जगह पर चले जाइए, तो वो आराम से वहाँ पहुँच सकें। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने धरती को ऑब्जर्वेशन किया। उसके लिए देखिए, हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने जब पृथ्वी को ऑब्जर्व किया तो पाया कि पृथ्वी पर 2 प्रकार की लाइनें खींची जा सकती हैं। तो उन्होंने पृथ्वी को इस तरह की जो लाइनें खींची, इस तरह से लाइनें खींची और जिन्हें लैटिट्यूड लाइन्स कहा, और पृथ्वी पर इस प्रकार की लाइनें खींची, लंबी लंबी लाइनें खींची, जिसे लॉन्गिट्यूड्स कहा। देखिए, इसको याद करने की सीधी ट्रिक यही है कि जो लेटी हुई लाइनें हैं उन्हें लैटिट्यूड कहते हैं और जो लंबी लाइनें खड़ी हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन गुजरी, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से लाइन गिरी, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, ये हमारी 0 डिग्री लाइन या इक्वेटर लाइन कहलाई। 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन कहलाई। इसके ऊपर जो पृथ्वी कहलाई वो नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाया, उसके नीचे जो कहलाई वो साउथ हेमिस्फीयर कहलाया, यानी उत्तरी गोलार्ध ऊपर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से जब देशांतर रेखाओं के बारे में बांटने की बारी आई, तो जो देशांतर रेखाएं खींची गई, तो जो लंदन की रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, तो वहाँ से जो लाइन गुजरी, देखिए आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से जो लाइन गुजरी, ये यहाँ पे ये इंग्लैंड से होते हुए ये लाइन गुजरी, तो इसे इन्होंने 0 डिग्री या GMT कहा, जिसका फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। इसे इन्होंने मानक माना। जिस प्रकार से हमने अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही थी उसे मानक माना, उसी प्रकार से देशांतर रेखाओं में जो देशांतर रेखा लंदन की ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से निकल रही थी उसे इन्होंने 0 डिग्री या GMT के नाम से कहा। उसी प्रकार से ये रेखाएं खींची गईं, इस प्रकार से रेखाएं खींची गईं। देखिए, अब हम इसके आगे हम देखें किस प्रकार से रेखाएं खींची गईं। देखिए, अक्षांश रेखाओं के बारे में था कि ये पृथ्वी थी हमारी, ये बीच में इक्वेटर यहाँ से गुजर रही थी, तो पृथ्वी के मध्य से सेंटर लेते हुए यहाँ से 1 डिग्री का कोण बनाया गया। ये 1 डिग्री का जो कोण बन के आया, इसी कोण के बिंदु को इक्वेटर के समांतर हमने पृथ्वी पर खींच दिया। तो इस प्रकार से जो ये रेखा बन के आई, ये हमारी 1 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाई।
इसी प्रकार से हमने 2 डिग्री कोण बनाया, 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री, इस प्रकार सारे कोण बनाए और हमने इस प्रकार से बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींच ली। इसी प्रकार हमने नीचे भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं इसी प्रकार से खींच ली। देखिए इक्वेटर हमारी 0 डिग्री लाइन थी, इसके ऊपर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई और इसी प्रकार से इसके नीचे तक 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो कुल हमारी अक्षांश रेखाओं की अगर बात करें तो वो 181 अक्षांश रेखाएं हमारी कहलाती हैं। लेकिन इसमें कई लोग ये भी बताते हैं कि जो पोल्स पे सबसे 90 डिग्री पर खींची गई वो अक्षांश रेखा ना होकर अक्षांश बिंदु है दोनों तरफ। फिर हम आगे देखेंगे कि देशांतर रेखाएं किस प्रकार से खींची गई। देखिए देशांतर रेखाओं में ये हमारी पृथ्वी थी, ये हमारी पृथ्वी थी। उन्हें पता था कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस हिसाब से अगर चलें तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। तो जब एक घंटे में 15 डिग्री घूमे तो इसे मिनट के हिसाब से निकालेंगे तो ये हमारी जो पृथ्वी है वो 4 मिनट में 1 डिग्री दूरी तय कर लेती है। तो इस प्रकार से मानते हुए हमने देशांतर रेखाएं खींची, बहुत सारी देशांतर रेखाएं खींची। देखिए देशांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं में एक जो मेन बात है वो ध्यान रखनी चाहिए। देखिए जब हम अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने इस प्रकार से देखा था कि हमारी अक्षांश रेखाएं खींची गई। तो आप ये देख रहे हैं कि इक्वेटर के ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे या इक्वेटर के नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाएं चूँकि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची गई लंबवत रेखाएं हैं तो इनकी लंबाई सभी जगह बराबर है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल को लेकर तक खींची गई हैं तो ये सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है वो बराबर है, जिस कारण इन्हें ग्रेट सर्कल या महान वृत्त के नाम से भी कहते हैं। देखिए अक्षांश रेखाओं के जो दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। वहीं जब देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा जैसे जैसे विषुवत रेखा के यानी 0 डिग्री की तरफ बढ़ेंगे इसके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और वो मैक्सिमम 111.32 किलोमीटर है। 111.32 किलोमीटर सबसे ज़्यादा जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अब हम कुछ इस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए हमने पृथ्वी पर देख लिया कि कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, उनको देखते हैं। देखिए ये हमने बताया कि ये हमारे जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन निकल रही थी उसे हमने इक्वेटर का नाम दिया। उसी प्रकार जो पृथ्वी के नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो लाइन गुजरती है अक्षांश रेखा उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से कहा। और 66.5 डिग्री पर जो लाइन गुजरती है उसे हमने आर्कटिक सर्कल कहा। और 90 डिग्री पर तो हमारा पोल है ही। उसी प्रकार से इक्वेटर के साउथ में दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो हमारी लाइन है बन के आई अक्षांश रेखा उसे हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा या मकर रेखा कहा। और जो 66.5 डिग्री पर जो लाइन बन के आई उसे हमने अंटार्कटिक सर्कल कहा। और 90 डिग्री पर हमारा साउथ पोल है। अब हम इन अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे कि आखिर ये अक्षांश रेखाएं जो हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल जो रेखाएं हैं इनमें 23.5 और 66.5 क्यों यूज लिया गया। देखिए उसके लिए हमें समझते हैं डायग्राम पे। देखिए ये हमारी पृथ्वी थी, अगर इसको एक बार मान लें ये हमारा सन था, ये हमारा सन था और ये हमारी पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये हमारी पृथ्वी का पाथ हो गया और ये हमने पृथ्वी को मान लिया। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही। कितने 365 दिन में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। देखिए अगर इसको हम मान लेते कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो इस प्रकार से होता, अगर पृथ्वी का अक्ष बिल्कुल इस प्रकार से होता बिल्कुल सीधा सीधा ये अपने अक्ष पर घूम रही होती तब क्या होता। देखिए तब जो सूर्य का प्रकाश आता वो इस प्रकार से आता। देखिए सूर्य का प्रकाश इस प्रकार से आ रहा है तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश ऊपर नॉर्थ पोल होता, नीचे साउथ पोल होता। तो ऊपर नॉर्थ पोल से नीचे साउथ पोल तक बराबर मात्रा में जा रहा है और पृथ्वी इस प्रकार से इसी पोजीशन में अपने अक्ष पर घूमते हुए पूरे मार्ग पर घूमते हुए चक्कर लगाती। और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक बराबर मात्रा में पृथ्वी को मिल रहा है। दोस्तों अगर ये कंडीशन होती तो हमारे साथ क्या दिक्कत आती है, हमारे साथ दिक्कत ये आती है कि जो हमारे पोल्स पे जिनके पर हम बर्फ़ देखते हैं वह बर्फ़ ही नहीं होती और हमारे जो पृथ्वी का क्लाइमेट है वो लगभग जो इतना भिन्न प्रकार का क्लाइमेट है वो उस समय बिल्कुल
सेम होता, हर जगह का क्लाइमेट जो समान होता। लेकिन चूँकि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, अपने अक्ष पर किस प्रकार झुकी हुई है, देखिए अपने अक्ष पर ये इस प्रकार 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जब ये 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है तब जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, देखिए सूर्य का प्रकाश आया तो यहाँ तक आया, यहाँ तक रुक गया, फिर यहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आया तो ये यहाँ तक चला गया। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश आया तो यहाँ पे जो ये इसका नॉर्थ पोल पृथ्वी का है और ये साउथ पोल है, और ये यहाँ पे 23.5 डिग्री सूर्य का प्रकाश रह गया, यहाँ नहीं पहुँचा। और अगर साउथ की बात करें तो यहाँ पे ये पोल से आगे निकल गया और ये 23.5 डिग्री एक्स्ट्रा पहुँच गया। तो इसी वजह से जो पृथ्वी का प्रकाश जो 23.5 डिग्री एक तरफ नहीं पहुँचा और एक तरफ दूसरी तरफ पोल्स के उधर भी निकल गया। तो इसी को रखते हुए ये हमारा जो प्रकाश यहाँ पे जो मैक्सिमम पहुँचा ये हमारा 66.5 डिग्री था, और ये जो हमारा निकल गया ये हमारा एक्स्ट्रा कितना निकल गया, 23.5 डिग्री हमारा एक्स्ट्रा निकल गया। तो इसी के आधार पर यही 23.5 और 66.5 डिग्री का बनता है। इसी के आधार पर हमारा आर्कटिसल और कर्क रेखा बनती हैं। अगर कोई पूछे कि अगर ये 23.5 डिग्री पर न झुकी होती, अगर हमारी पृथ्वी 25 डिग्री पर झुकी होती तो ये हमारा 65 और 25 का बनता। तो 65 25 मिलकर टोटल 90 डिग्री का बन जाता। टोटल 90 डिग्री का ही खेल है, क्योंकि हमारा जब अच्छे से हम पोल के उत्तरी पोल की तरफ जाते हैं तब भी 90 डिग्री कोण बनता है, और अच्छे से जब हम साउथ पोल की तरफ जाते हैं अक्षांश से तो भी हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ग्रीनविच लाइन के बारे में पढ़ लिया, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय डेटलाइन के बारे में। देखिए इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है। देखिए जब हमने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा तो हमने देखा कि देशांतर रेखाओं में जो लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो ग्रीनविच में स्थित है वहाँ से जो लाइन गुजर रही थी उसे हमने 0 डिग्री या GMT के नाम से कहा। और इसी के जस्ट अपोजिट में 180 डिग्री दूरी पर जो 180 डिग्री पर जो हमारी दूसरी लाइन थी उसे हमने इंटरनेशनल डेट लाइन कहा। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ इस प्रकार से मैप में नज़र आ रही है। देखिए ये इस प्रकार से ये यहाँ पे टिल्ट है पूर्व की तरफ, फिर उसके बाद फिर ये वेस्ट की तरफ टिल्ट है, फिर ये सीधे निकल के फिर यहाँ पे फिर पूर्व की तरफ, फिर यहाँ इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी खींची। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या मतलब। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो होती है वो देशों के बीच घंटों के बीच में घंटों के हिसाब से बंटवारा करती है। यानी ये बताती है कि कौन सा देश तारीख में पहले पड़ेगा या कहाँ पहले सूर्योदय होगा, कहाँ पहले सूर्यास्त होगा, उसी के हिसाब से ये तिथि का निर्धारण करती है। इसमें मेन बात ये आती है कि अगर कोई इंटरनेशनल डेटलाइन के जो इधर वेस्ट में जो देश हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में देश हैं, सबसे पहले अगर जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है तो माना जाता है कि जो सूर्य का प्रकाश सबसे पहले इंटरनेशनल डेटलाइन पर पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश सबसे पहले इंटरनेशनल डेटलाइन पड़ता है तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय माना जाता है। और फिर जैसे जैसे पृथ्वी, हमें पता है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की घूमती है, तो जैसे इंटरनेशनल डेटलाइन पड़ता है फिर सूरज का प्रकाश हमारे यहाँ पड़ता है, फिर यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते फिर यहाँ तक इस प्रकार से पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। तो हमारा जो सूर्योदय है वो जैसे जैसे हम इंटरनेशनल डेटलाइन के वेस्ट में बढ़ते जाएंगे हमारा जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल डेटलाइन की बात करें, यहाँ पे अगर 8 बजे सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पे 9 बजे सूर्योदय होगा, उसी प्रकार यहाँ 10 बजे सूर्योदय होगा। इस प्रकार से हमारा जो इंटरनेशनल डेटलाइन है वो देखते हैं। इसके बारे में जो हमारे फैक्ट हैं वो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं। देखिए 180 डिग्री मेरिडियन के दोनों पक्षों के बीच 24 घंटे का कुल अंतर। हमने बताया ना कि इंटरनेशनल डेटलाइन को एक बार पार करके दोबारा जब सूर्य वहाँ पर पहुँचता है तो उसमें कुल 24 घंटे लगते हैं। फिर दूसरा क्या है कि इंटरनेशनल डेटलाइन में एक दिन पार होने पर तारीख बदल जाती है। एक व्यक्ति यदि पूर्व से पश्चिम तक की तिथि रेखा को पार करता है तो वह एक दिन खो देता है। देखिए एक दिन कैसे खो देता है। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर वो पूर्व से पश्चिम की रेखा को पार करता है, अगर वो ये हमारा ईस्ट होता है और ये हमारा वेस्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की पार कर जाए, इस प्रकार से इधर आ जाए, अगर इधर आ जाए तो देखिए उसका लॉस क्या होता है। देखिए जो हमारा सूर्य सबसे पहले इंटरनेशनल डेटलाइन में पड़ता है, उसके बाद सूर्य हमारा यहाँ पड़ता है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, इस सब पहुँचते पहुँचते पूरी पृथ्वी जैसे जैसे घूमती जाती है सूर्योदय हमारा सब कहीं होता जाता है और यहाँ पे आके सब फिर दोबारा ख़त्म हो जाता है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ईस्ट से वेस्ट की ओर आ गया, यानी कि अगर ये वो व्यक्ति यहाँ पे था,
वो वक्त यहाँ पे था और वो ज़बरदस्ती यहाँ पे कूद के इधर आ गया, इस साइड आ गया। जब इस साइड आ गया तो जहाँ पे पृथ्वी नॉर्मली 24 घंटे में घूम के पहुँचने वाली थी, उसको उसने क्या किया, उसको उसने बाईपास कर दिया और वो पहले ही कूद के आ गया। यानी कि जो एक दिन वो और जीता यहाँ पे रह के, उसने यहाँ पे आके एक दिन उसका कम हो गया ज़िंदगी का। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इंटरनेशनल डेडलाइन को अगर ईस्ट से वेस्ट को पार करता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व को पार करता है, तो उसको एक दिन का लाभ हो जाता है, एक दिन का लाभ हो जाता है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 1 जनवरी यहाँ पे तारीख है और यहाँ पे 31 जनवरी तारीख है, तो यहाँ पे वो आगे न्यू ईयर मना गया। उसके बाद इस लाइन को क्रॉस करके और यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे भी उसने अपना न्यू ईयर मना लिया। तो इस प्रकार से उसे एक दिन का फ़ायदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं, अब हम भारत के संदर्भ में डेडलाइन के बारे में देखेंगे। देखिए ये हमारा भारत का 68-60 से यहाँ पे 97-25 तक होता है। तो 68-60 97-25 हमारा देशांतरी विस्तार होता है। तो इसके बीच में जो मानक समय माना गया है वो हमारा यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पर हमारा जो भारत का मानक टाइम है वो माना गया है। ऐसा हमने क्यों माना है, भारत के बीचों बीच से क्यों निकाला, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। देखिए जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो हमारा सबसे पहले सूर्य यहाँ आता है, फिर सूर्य यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, सूर्य यहाँ आता है, फिर सूर्य यहाँ आता है, फिर सूर्य यहाँ, और फिर यहाँ पे आके गुजरात से होके फिर आगे निकल जाता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय सबसे पहले और गुजरात में सूर्योदय सबसे बाद में होता है। तो इन दोनों के बीच जो औसत जो टाइम का डिफरेंस आता है वो पूरा 2 घंटे का आता है। देखिए 2 घंटे का आता है। तो इसके 2 घंटे के डिफरेंस के चक्कर में हमें ये मानक टाइम मानना पड़ा, क्योंकि मानक टाइम अगर ना माना जाता तो इधर के लोग होते, तो इधर के लोग पता चला कि यहाँ 8 बजे ही यहाँ सुबह हो गई और यहाँ के लोगों के लिए पता चला अभी रात ही हो रही है, या पता चला यहाँ 6 ही बज रहे हैं, और यहाँ पे पता दोपहर हो गई और यहाँ पे पता चला अभी 10 ही बज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये टाइम में काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने भारत के मध्य से 82.5 डिग्री पर मानक समय माना, जो कि ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, हमारा 5 घंटे और 30 मिनट हमारे ग्रीनविच से आगे है। यानी कि हमारे यहाँ अगर 6:30 बज रहा होगा तो ग्रीनविच में वहाँ पे 1 बज रहा होगा। देखिए इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन ऐसे जिगजैग प्रकार से निकाली गई है। देखिए जिगजैग प्रकार से क्यों निकाली गई, इसका निकालने का रीज़न ये था कि अगर इस इंटरनेशनल डेडलाइन को हम बिल्कुल सीधे गुजार देंगे, अगर किसी देश से गुजर गई तो वहाँ पे 2 टाइम जोन हो जाए। 2 टाइम जोन का मतलब यह है कि अगर इंटरनेशनल डेडलाइन के जो इस तरफ देश होंगे वहाँ सूर्योदय हो रहा होगा अगले दिन का, और जो उसके इधर देश रह जाएंगे वहाँ एक दिन पीछे चल रहे होंगे। तो इस असुविधा से बचने के लिए इस इंटरनेशनल डेडलाइन को किसी भी देश से न पार करा के यहाँ पे इस प्रकार से इसे देशों से बचाते हुए जिगजैग प्रकार से रखा गया। तो जिगजैग प्रकार से रखा गया, तो जो इंटरनेशनल डेडलाइन के इस तरफ रहना चाहते थे उन्होंने वो सूर्योदय सबसे पहले देखते हैं, और जो इंटरनेशनल डेडलाइन के इधर ईस्ट में रहते हैं वे सूर्योदय 24 घंटे बाद देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम। तो हमने बता दें ग्रीनविच मीन टाइम GMT का नाम ही था, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि यहाँ पे लंदन में से होकर गुजरती है, जिसे 0 डिग्री कहा गया। और इंटरनेशनल डेडलाइन जस्ट उसके अपोजिट 180 डिग्री पर ये हमारी इंटरनेशनल डेडलाइन ये गुजर रही है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।